अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो है जी पीएम मोदी और पुतिन जी के बारे में और इंडियन पीएम। आज ये दोनों की वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले महीने ही बांग्लादेश के एक होटल के अंदर एक अमेरिकी नागरिक की मौत की खबर आती है। उस मरने वाले आदमी का नाम टेरेंस जैक्सन बताया जाता है। कुछ ही देर बाद पता लगता है कि वो आदमी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का आदमी था। वो अमेरिकी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का कमांड इंस्पेक्टर जनरल था, जहां वो दुनिया भर के खास ऑपरेशन, एबनॉर्मल वॉर्स और इंटेलिजेंस मिशन चलाने वाली टीम का भी हिस्सा था। उसने 20 साल से ज्यादा टाइम तक अमेरिकी सेना में सर्विसेज दी थी और कई बार कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स और टेम्पररी ड्यूटी असाइनमेंट्स भी करके आया था। वो स्पेशल मिसाइल, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और सीक्रेट मिशन, नेशनल सिक्योरिटी और वॉर स्ट्रैटेजी में भी टॉप क्लास का आदमी हुआ करता था। इसके ठीक कुछ ही दिन के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलती है कि इसी महीने ढाका के शेल्टन होटल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी एक अफसर मरा हुआ पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं है, पर 2 सीक्रेट एजेंसी के 2 टॉप के अफसर एक ही देश में ऐसे मारे जाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो खबर चली उसने भारत सहित पूरे एशिया और दुनिया के पॉलिटिक्स के कान खड़े कर दिए। कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया ज्ञानियों की माने तो जैक्सन वही आदमी था जिसे चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के असैसिनेशन का काम सौंपा गया था। Indian and Russian intelligence agencies may have thwarted a CIA-linked plot to assassinate Prime Minister Narendra Modi. Observers began to wonder, was Putin protecting Modi? And was the incident in Bangladesh connected? Someone linked to unusual security-related communications targeting India's leadership. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हालिया चीन दौरे के दौरान उन पर जानलेवा हमले की साजिश हुई थी। बताया जा रहा है कि यह CIA का एक ऑपरेशन था जिसे फेल कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के दौरान उन पर कथित हमले की एक बड़ी साजिश और इसे लेकर मीडिया, जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई। इस पूरे नैरेटिव पर कई लोग अपनी राय दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बात सच भी है, क्योंकि एक बड़े वर्ग को लगता है कि ये टोटली एक फेक न्यूज है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को इस थियरी में सच्चाई भी दिखती है। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल भी है? अगस्त सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी अपनी ऐतिहासिक चीन यात्रा पर गए थे। यह ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि यह 7 साल के गैप के बाद हुआ था। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चीनी नेताओं से बातचीत की थी, खासकर सीमा पार आतंकवाद, बायलैटरल रिलेशन और आर्थिक सहयोग इसमें जुड़े हुए थे। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जिस दिन पीएम मोदी शंघाई के SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे, उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 45 मिनट की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इसी मीटिंग का हवाला देते हुए बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी को यह पता चल गया था कि यहां भारत के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला है और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाया, जहां उन दोनों के बीच 45 मिनट तक बातें चली। इस बात पर भरोसा करने वाले क्या लॉजिक दे रहे वो भी मैं बता दूं। उनका यह कहना है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा था कि क्या आप लोग सिर्फ इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया, या इसलिए कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। अब कई लोग इसको एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की एक्टिविटी रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने भारत और रूस की एजेंसियों को यह इनपुट दी थी कि प्रधानमंत्री पर संभावित अटैक की आशंका है। इसके बाद खुफिया नेटवर्क एक्टिव हो गया और रूस ने सीधे तौर पर इसमें अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका के CIA पर आरोप लगे कि उसने साउथ एशिया में अस्थिरता लाने के लिए भारत के मजबूत लीडरशिप को निशाना बना के देश की ग्लोबल पोजीशनिंग को रोकने की साजिश रची थी। ज्ञानी लोगों की माने तो चीन खुद इस खबर से डरा हुआ है, क्योंकि अगर उनके यहां मौजूद किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री पर कोई हमला होता तो डिप्लोमेटिक तौर पर वैश्विक स्तर पर एक बुरी तरह घिर सकता था। वहीं चीनी एजेंसियां भी इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की कोशिश में लगी रही। चीन ने खुद भारत के आतंकवाद के मुद्दे पर भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का साथ देने के संकेत दिए थे। हालांकि कई जगहों पर चीन की सरकारी मीडिया ने इस पर कमेंट करने से खुद को बचाया, कमेंट उन्होंने नहीं किया। अब जब बात किसी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आती है दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी उसका परेशान होना बनता है, खासतौर पर एक ऐसा देश जिसके 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे हमलों में निशाना बनाया जा चुका हो। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु का राज आज भी संदेह के घेरे में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर डबल एश्योरेंस लेना जरूरी है। पर जैसा कि हमने आपको बताया, कई लोग इस पूरी घटना को, इस पूरे न्यूज को सिर्फ सोशल मीडिया की बनावट मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, एक थियरी है।
वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह पहला जानलेवा हमला करने का अटेम्प्ट नहीं था। साल 2004 में आरोप लगे कि एक आतंकी ग्रुप ने नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस केस में जांच एजेंसियों ने इस साजिश को नाकाम किया। गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में इशरत जहां के साथ उसके साथियों को भी मार गिराया। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इन चारों पर हत्या की साजिश का आरोप था। दावा किया गया कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और वीआईपी काफिला पर हमला करने गए थे। इसके अलावा 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का मुख्य टारगेट मोदी को ही बताया गया था। जितने भी धमाके हुए उसमें पुलिस और इंटेलिजेंस ग्रिड के कारण मोदी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि घटना बेहद गंभीर थी। अहमदाबाद के वेस्ट बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 2 बड़े अस्पताल, एलजी व सिविल अस्पताल सहित कुल 21 जगह धमाके हुए, जिससे आम नागरिक, डॉक्टर और पुलिस सुरक्षाकर्मी भी चपेट में आए। इंडियन मुजाहिदीन ने हमलों की जिम्मेदारी ली, जहां जांच में पाया गया कि इन धमाकों की योजना सिमी के कट्टरपंथी सदस्यों ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के सहयोग से तैयार की थी। पुलिस का कहना था कि 2002 के गुजरात दंगों के प्रतिशोध में हमलों को अंजाम दिया गया था और यहां भी टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे। गुजरात पुलिस ने 19 दिनों के भीतर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में 82 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। 2022 में विशेष अदालत ने इस केस में 38 दोषियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक साथ सबसे अधिक मौत की सजा का मामला बना। इसके अलावा दोस्तों, साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी जब पटना की रैली कर रहे थे, तब पटना के गांधी मैदान में भी कई धमाके हुए, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, कई घायल हुए। मोदी रैली में सुरक्षित रहे, लेकिन इसे असैसिनेशन अटेम्प्ट के रूप में ही दर्ज किया गया था। 2015 में मथुरा में मोदी की एक रैली से ठीक पहले व्हाट्सएप से धमकी भेजी गई कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। 2018 के भीमा कोरेगांव में पुलिस ने दावा किया था कि माओवादी संगठनों द्वारा पीएम मोदी की हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेटर और डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा किए गए, जिनसे साजिश की पुष्टि हुई। पिछले सालों में कई बार रोड शो, रैलीज या पब्लिक मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में सेंध के भी मामले सामने आए, जैसे कि मोबाइल फेंकना, किसी व्यक्ति या समूह के पीएम मोदी के काफिले के पास पहुंच जाना या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा में लापरवाही बरतना, जैसे 2022 में पंजाब के अंदर देखा गया था, जहां मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री का काफिला 1 सेकंड के लिए भी बिना अनुमति के कहीं नहीं रुकता, लेकिन उस दिन एक पुल पर पीएम का काफिला 8 मिनट तक रुका रहा। पंजाब से जाते हुए पीएम मोदी ने उस समय के सीएम को एक संदेश भी भिजवाते हुए बोला था कि अपने मुख्यमंत्री जी को बोल देना कि उनका धन्यवाद कि मैं यहां से जिंदा जा रहा हूं। लेकिन अब फिर से ऐसी खबर आने के बाद आम जनता में इस बात का डाउट जरूर है कि क्या इस बार सीआईए ने फिर से अपने गंदे खेल करने शुरू कर दिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरे दुनिया में अपना एक मजबूत नेटवर्क रखती हैं। किसी भी देश की सुरक्षा में उनका खुफिया नेटवर्क बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका ने अपनी एजेंसीज को अपने सिक्योरिटी से ज्यादा अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज किया हुआ है। पूरी दुनिया के देशों को पता है कि अमेरिका अपने सीआईए के द्वारा ग्लोबल लेवल पर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाता रहा है। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 1950 में ग्वाटेमाला के चुनाव में जब जैकोब आर्बेंज राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, उसके बाद से ही सीआईए ने यहां अपना नेटवर्क फैला रखा था। 1954 में सीआईए ने ऑपरेशन पीबी सक्सेस के तहत उनकी सरकार गिराई। अमेरिकी कंपनियों, खासकर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट संकट में थे, इसलिए उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए सीआईए ने मिलिट्री कू, इंफॉर्मेशन वॉर और फंडिंग खुद करवाई थी। ऐसे ही ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक ने ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन शुरू किया था। इससे ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हो गए थे। सीआईए और ब्रिटिश MI6 ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत मोसादिक को हटाया और शाह को सत्ता में स्थापित किया। बाद में खुद सीआईए ने 2013 में इस साजिश का खुलासा किया था। इन्हीं देशों की तरह सीआईए और अमेरिकी शासन ने अफ्रीकी नेता लुमुम्बा को भी थ्रेट घोषित कर उनकी हत्या की योजना बनाई और उसमें मदद की थी। इसके पीछे कोल्ड वॉर और पश्चिमी देशों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे। 1973 के चिली में तख्ता पलट का काम भी सीआईए द्वारा किया गया था, जहां चिली के राष्ट्रपति अलेंदे की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए सीआईए ने मिलीभगत की थी। देश के आर्थिक ढांचे को कमजोर करना, मीडिया को मैनेज करने के साथ मिलिट्री के अफसरों को रिश्वत देकर 1973 में तख्ता पलट को सक्सेसफुल बनाया गया। डोमिनियन रिपब्लिक, इंडोनेशिया, सीरिया, क्यूबा, अफगानिस्तान, यूक्रेन और ऐसे तमाम देश हैं जहां सीआईए ने अपना ऑपरेशन चलाया और अभी भी चलाता है। उनकी हिस्ट्री को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा ही काम वो भारत में भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करना पॉसिबल है? सबसे पहले तो जिसने भी ये खबर उठाई थी उनको ये समझने की जरूरत है कि आज के टाइम में सुरक्षा के मामले में भारत बहुत गहरी पैठ रखता है। खासकर साउथ एशिया के अंदर भारत की ताकत काफी ज्यादा है। कई लोगों का ये मानना है कि भले ही सीआईए की तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ग्लोबली इतनी पकड़ न रखती हो, लेकिन साउथ एशिया और खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना और अफगानिस्तान जैसे देशों के अंदर रॉ की ताकत काफी है।
खुफिया एजेंसियों का सबसे पहला काम यही होता है कि उनके ऑपरेशन का पता आम पब्लिक को न लगे। अगर ये खबर सच में पब्लिक के बीच आई है तो बहुत साफ बात है कि इसमें शायद ही कोई सच्चाई हो, वो भी तब जब यहां चीन, भारत, अमेरिका और रूस की 4 बड़ी खुफिया एजेंसीज भी शामिल थी। इसके साथ ही ये बात भी है कि भैया चीन के अंदर भारत के पीएम को निशाना बनाना शक की सुई चीन पर भी डालता है। लेकिन इस बीच ये रिस्की काम पूरी दुनिया में यूएसए का पर्दा भी फाश कर सकता था। एक ऐसे टाइम पर जब ट्रंप रिजीम में ऑलरेडी अमेरिका के मित्र देश परेशान हैं और दुनिया एक गहरे आर्थिक संकट की तरफ तेजी से बढ़ रही है, उस दौरान वो क्यों इतने बड़े पंगे लेगा? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका चुपचाप बैठा है। अमेरिका ही क्यों, दुनिया के बाकी वो देश जो भारत के साथ दुनिया के सामने मित्रता का चेहरा दिखाते हैं, दरअसल उनके खुद के इंटरेस्ट इसमें जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच ये परमानेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहेगा ही। सबसे पहले तो हम उन गल्फ देशों की बात करते हैं जिनके साथ पिछले कुछ दिनों में हमारे रिलेशन काफी सुधरे हैं। सऊदी अरब और गल्फ के बाकी देशों से बाहरी क्रूड ऑयल खरीदता है, हम उनके सबसे बड़े बायर हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को बहुत डाइवर्स किया है। भारत रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी देशों से भी ऑयल इंपोर्ट करता है। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होने के नाते किसी भी वैश्विक युद्ध के कारण भारत के ऑयल इंपोर्ट का इस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन बीते 3 सालों में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। ये तब है जब हमारे पास खुद का अपना तेल नहीं है, लेकिन जो ऑयल रिफाइनरीज हमारे पास है वो हमारी ताकत बनकर उभरी है। ऐसे में सऊदी को भी इस बात से साफ परेशानी है। भारत अमेरिका सहित और भी कई देशों को तेल बेचकर भारी प्रॉफिट कमा रहा है। इसने गल्फ देशों के साथ अमेरिका को भी चिंता में डाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कितनी बार भारत को रूसी तेल खरीदने से मना कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ने यह काम बंद नहीं किया। एक सो कॉल्ड सुपर पावर के लिए ये किसी बेइज्जती से कम नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत की डिफेंस लॉबी की मजबूती और हमारे बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग ने भी अमेरिका को परेशान कर रखा है। दरअसल ये देश बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अमेरिका के लिए ये एक देजावू की तरह है, क्योंकि उसी की वजह से चीन जैसा बड़ा देश आज एक आर्थिक महाशक्ति बना है। चीन को बढ़ावा देकर अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां शिफ्ट की और देखते ही देखते आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जो आज अमेरिका को ही आंखें दिखाता है। अमेरिका ये भारत के साथ नहीं चाहता। उसे अभी भी यही लगता है कि हम बस उनसे सामान खरीदते रहें और खुद कुछ बनाएं ही नहीं। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच इसीलिए इन देशों के हित में नहीं है। वहीं अमेरिका से ट्रेड डील के टाइम भी भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका हमारे देश पर एक मिलिट्री दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारा क्या पंगा है ये बताना बेईमानी है। ऐसे में बांग्लादेश वो देश बनकर निकला है जहां ग्लोबल खुफिया एजेंसीज के कई सारे ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश न केवल भारत के पड़ोस में है बल्कि वहां CIA, ISI, चीन और बाकी देशों के भी एजेंट्स एक्टिव है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में बोला है कि वो भारत पर अब ईस्ट से वॉर करेगा। यही वजह है कि बांग्लादेश अब एक ऐसा एरिया है जहां पर जियोपॉलिटिकल चीजें कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहेंगी। पर दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया में ये एक बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। वैश्विक मंदी के मुहाने पर खड़ी दुनिया ये देख रही है कि कैसे अपना हित पहले देखा जाए। एक तरफ यूरोप है जो अमेरिका के रहमो करम पर है, दूसरी तरफ एशिया है जहां चाइना और भारत जैसी 2 बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, जिनके बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश अपने खेल चला रहे हैं। ऐसे में भारत और उनकी लीडरशिप जिन ताकतों से लड़ रही है उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत से पहले विष निकला था, उसी तरह यह देखना होगा कि आज के टाइम में कैसे और कब तक ये मॉडर्न विश निकलेगा। बाकी दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताना क्या लगता है आपको। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हमला करने की साजिश रची गई थी या फिर आपको लगता है ये एक फेक न्यूज़ है? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जी बिल्कुल जी, चाइना में जो दौरा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, अगर उस चीज को लेकर बात करें तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वहां पे CIA जो है वो प्लान कर रही थी नरेंद्र मोदी साहब को टारगेट करने के लिए, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान जो जितनी तेजी से इस लीडरशिप को लेकर तरक्की करे, क्योंकि ये लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है जिसने हिंदुस्तान को वाकई एक ज्यादा तरक्की देने का योगदान अदा किया है। वैसे तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस तरह से इनके दौर में हिंदुस्तान ने अपनी एक साख्त कायम की है, दुनिया के सामने एक इमेज जो शो की है, वो पहले इतनी ताकत में नहीं था जितनी ताकत में अब हिंदुस्तान को, इंडिया को माना जाता है। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका की बातें भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी किसी बात को मानते हैं, लेकिन वो मानने वाली हो इंडिया के अगर फायदे में हो तो। अगर ये समझते हैं कि इंडिया को इस चीज में नुकसान है तो खुला खुला आंखों में आंखें डाल के जवाब देते हैं अमेरिका को, तो अमेरिका को इसी बात की चुभन है।
अमेरिका तो चाहता है दुनिया को गुलाम बनाना। वो समझते हैं कि सुपर पावर है, तो इसका ये मतलब है कि वो जिस भी कंट्री को चाहेंगे अपनी मर्जी के मातहत जो है इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। एस जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था जब उनसे ये कहा गया था कि आप रशिया से तेल लेना बंद कीजिए। अमेरिका को इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है क्योंकि रशिया को इससे सपोर्ट मिलती है, और जब सपोर्ट मिलती है तो वो जंग में जो वो पैसा इस्तेमाल होता है, तो फिर उससे नुकसान होता है अमेरिका का। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से जो तेल है वो ना खरीदिए, ताकि जो रशिया है उसको इकॉनमी में ग्रोथ ना मिले। तो इसलिए जो इंडिया था उसने कहा कि भई देखिए, हमने ये देखना है कि हमारा फ़ायदा क्या है। हमारा जहाँ पे फ़ायदा होगा हम वहाँ से वो चीज़ें लेंगे। तो आँखों में आँखें डाल के बात करने वाले मुल्क तो वैसे भी जो है ना वो रशिया को इसको यूएसए को चुभते हैं। रजीम चेंज की बात है तो भई बहुत सारे कंट्रियों में वो रजीम चेंज करवाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में भी उसने रजीम चेंज करवाया था। इमरान खान ने सिर्फ़ इतना कहा था कि हम कोई गुलाम हैं, तो आए देख लें कि वो किधर है। तो इसलिए जो उसकी एजेंसी है ना सीआईए, उनका बड़ा असर-ओ-सूख है, और वो अपना असर-ओ-सूख जो है वो यूज़ करती हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से असर-ओ-सूख उन्होंने अपना यूज़ किया, और हसीना वाजिद जो थी, उसको खुली-खुली धमकियाँ दी हैं। लेकिन जब उसने नहीं बात मानी तो देख लें उसका तख्ता पलट कर दिया। सीरिया को लेकर अगर बात करें तो ये वो बंदा सीरिया के ऊपर इन्होंने बिठाया जिसको कभी खुद ये दहशतगर्द मानते थे, जिसको खुद कहते थे कि ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसको टारगेट करना चाहिए। उनकी लिस्ट में वो शामिल था, लेकिन आज देख लें उसी बंदे को उन्होंने बिठा दिया सीरिया के ऊपर। वहाँ पे भी इन्होंने रेजीम चेंज किया है। तो ये रेजीम चेंज करने वाला जो इनका सिस्टम है ना, ये तो चलता रहे, और ये जब भी चाहते हैं किसी भी कंट्री में अपनी मर्ज़ी से रेजीम चेंज करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो रेजीम चेंज करने की जितनी भी इनकी कोशिशें थी वो इनकी नाकाम हो चुकी हैं। और यहाँ पे बात कुछ लोगों ने कहा कि फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ भी हो सकती है, रियल भी हो सकता है भाई। क्योंकि वहाँ पे दुनिया की पावरफुल 2 कंट्री खड़ी हैं और उनकी भी एजेंसियाँ मौजूद हैं, चाइना और रशिया। तो इस हालत में अगर वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचता है, तो सीधी-सीधी बात जो है वो चाइनीज़ एजेंसी की कमज़ोरियों के ऊपर आनी थी, और चाइना की जो एजेंसियाँ हैं, उनका इमेज डाउन हो जाना था। चाइना के ऊपर कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा एलिगेशन लग जाना था कि भई चाइना में हम सिक्योर फ़ील ही नहीं करते। किसी ने सिक्योर फ़ील ही नहीं करना था अगर ये हादसा होता। लेकिन चाइना और रशिया के होते हुए ये नामुमकिन था, लेकिन राह जो है, वो भी अपना काम कर रही है जी, बिल्कुल उनकी भी एक पावर है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे जितने भी कंट्री हैं, एशिया की अगर बात करें तो वाक़ई राह की एक पावर मानी जाती है कि राह एजेंसी जो है वो भी एक अपनी वैल्यू रखती है कि इतनी जल्दी जो है अपने प्लान वो नाकाम भी नहीं होने देते और किसी को पता भी नहीं चलने देते, और अपना काम जो है वो कर जाते हैं। सीआईए जो है इसका भी यही है। ये और मोसाद होगी, ये जो एजेंसी है ना, ये जो टारगेट लेती हैं वो पूरा कर देती हैं और पता भी नहीं चलता। इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया में ना अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का अगर स्टेटमेंट सुने, उनके लफ्ज़ों पे गौर करें, जिस तरह से वो पब्लिक में बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही कि मेरी वापसी के ऊपर तालियां बजा रहे हैं, या मैं सही सलामत आ गया हूं तो इसलिए तालियां बजा रहे हैं। तो अवाम जो है अगर इस स्टेटमेंट को देखे तो इट्स मीन के कुछ होने वाला वहां पे था, जो नरेंद्र मोदी साहब को भी पता था, जो उन्हें ये भी पता था कि ये पब्लिकली जो बात है ये आम हो चुकी है, पब्लिक में पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने ये बात कर दी कि भाई मुझे खतरा था। पंजाब में भी जिस तरह से उनका काफिला रोका गया, वहां पे भी उनको खतरा था, लेकिन रॉ जो है वहां पे उन्होंने जो सीआईए है उसके प्लान को नाकाम बनाया है। सीआईए जो है वो शुरू से ये काम करती आई है। हिंदुस्तान को पहले 2 हादसों का सामना करना पड़ा है। 2 जो हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनको इस हादसे का फेस करना पड़ा है कि उनके साथ इस तरह से हुआ है और उनकी मृत्यु हुई है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये जानते हैं कि सीआईए जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की, क्योंकि अभी जो अमेरिका को समझ लें कि सही जो पावर से जवाब देने वाला लीडर है, वो इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, जो अमेरिका की आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं और उसकी हर बात को वो रिजेक्ट करार देती हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में अमेरिका जो है और क्या कर सकता है जी।
अभी इन्होंने शुरू में बात की थी कि बांग्लादेश में जो है वो 2 एजेंट, एक यूएस का और एक पाकिस्तानी आईएसआई का जो है वो मरे पड़े हुए मिले हैं सीक्रेट जगह पे। तो वो मतलब क्यों थे वहाँ पे, वो सारा वो सबको पता ही है कि कोई शायद हो सकता है कुछ बड़ा करने वाले थे। क्योंकि हसीना वाजद की भी जो है हुकूमत गिरी, उसके बाद ये अभी यूनुसवा जो है वो विराजमान है सीट पे। तो उसके साथ मतलब कि हो सकता है मिलके कोई ऐसा हो रहा हो। तो ये किसने मारा ये भी अभी तक कोई मतलब इतना कंफर्म नहीं है खैर, क्योंकि एजेंसियों का जो काम होता है ना वो पब्लिक ही बिल्कुल भी नहीं आता। एजेंसियां चोरी छिपे सारा कुछ काम कर डालती हैं और उसके बाद जाके मतलब कि हुकूमत को या जो इदारे होते हैं उनको खास खास लोगों को ही पता होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन बाकियों को कोई पता नहीं। आम आवाम को कहें कि एजेंसियों की कोई खबर हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है जी, कि आम आवाम को उस चीज़ की खबर मिल जाए। हाँ, अगर वो एजेंसी खुद चाहे तो वो अपना रिवील करना चाहे तो किसी तरीके से रिवील कर देती है। तो लेकिन बात ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि ये एक थ्योरी है अभी, क्योंकि अभी कोई सबूत नहीं है, कोई इस तरह की कोई कन्फर्मेशन नहीं है कहीं से कि उसको कन्फर्म न्यूज़ कहा जाए। और काफ़ी सारी मतलब वीडियो ज़्यादा बनी भी नहीं है इस चीज़ पे, और कुछ वीडियो बनी है, लेकिन वही बात कि हम भी हमें कमेंट आए थे उस वक़्त कि वीडियो लेके आएँ जी, उनको खतरा था चीन में एससीओ समिट में जो है वो गए थे, तो उस वक़्त जो है वो खतरा था उनको, उनका जो है वो पीछे एजेंसियाँ लगी हुई थी, मतलब कि कातिल थे, कत्ल करना चाहते थे। लेकिन ये है कि वो कन्फर्म न्यूज़ कहीं से मिली नहीं है, तो मैं उस चीज़ को फिर जो है वो यहाँ पे नहीं लेके आए। क्योंकि जब कन्फर्म ही नहीं है तो उस चीज़ को बढ़ावा देना, उस चीज़ को जो है वो शह देना, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है वो हत्या की बात हो रही है। तो ये कोई आम चीज़ तो है नहीं है। तो अभी जो है वो ये आरजे रौनक भाई ने वीडियो क्रिएट की है, लेकिन इन्होंने सिर्फ़ एक थ्योरी के रिलेटेड जो है वो बताया है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ये थ्योरी सच भी हो सकता है कि ये झूठ भी। उन्होंने कह भी दिया कि जैसे झूठ क्यों लगता है। तो वो भी रीज़न उन्होंने जो है वो बताई है उस चीज़ की। एजेंसियाँ नहीं ये राज़ निकालना चाहती थी, लेकिन ये निकला जब तो मतलब ये झूठ है, झूठ भी हो सकता है। तो वही बात है कि झूठ भी हो सकता है। अब उन्होंने पिछली जितनी हिस्ट्री है कि कहाँ-कहाँ पे अटैक हुए, कहाँ-कहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2008 में, 10 में, 12 में इस तरह करके उन्होंने जो है वो समझाया कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक़्त कहाँ-कहाँ पे इन पे अटैक हुए, कहाँ से बचे और कैसे बचे। अब पंजाब वाला जो पुल पे जो है वो जो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसकी भी हमने वीडियो पे रिएक्ट किया था उस वक़्त। तो लेकिन ये है कि हुआ कुछ नहीं था और ना ही जो है वो उनकी जान को कोई खतरा हुआ उस वक़्त, ना ही उन पे कोई मतलब उस तरह अटैक हुआ। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच तो ज़रूर हुई थी ना, मतलब कोई करने वाला था, तो कुछ ना कुछ होने वाला था उस वक़्त। तो लेकिन और भी मुख्तलिफ जगह पे जब हमले हुए तो टारगेट जो हैं वो मोदी जी थे, लेकिन वो बच गए किसी न किसी तरीके से। तो ये चीज़ें उन्होंने जो है वो आज रौनक भाई ने बताई हैं, पूरी हिस्ट्री बताई है कि ऐसा होता रहा है लेकिन बचते रहे हैं। और अभी भी हो सकता है कि हुआ हो ऐसा और होने वाला हो, अटैक होने वाला हो। उसके बाद ही प्यूटन ने जो है वो गाड़ी में अपनी में बिठा के, वो भी हमने न्यूज़ देखी थी कि प्यूटन के साथ जो है वो गाड़ी में पर्सनल उनकी गाड़ी में बैठ के गए थे और 45 मिनट उनके साथ बातें भी हुई। हो सकता है कि वो एजेंसियाँ ने जो अपना रशिया की एजेंसियाँ हैं, उन्होंने बताया और उन्होंने जो है अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए हों। और नहीं तो हो सकता है अगर वो जो अपने पुरानी मतलब कि जो एक शेड्यूल बना होता है उसके हिसाब से जा रहे होते, जो तय चीज़ें थी, तो हो सकता है कि कोई ना कोई हादसा हो ही जाता और हैपन हो जाती, लेकिन रशिया ने जो है वो सारा प्लान चेंज कर दिया। तो जिस वजह से जो है वो ज़ाहिर है चाइना को भी फ़िक्र होगी। भई अगर उनके मुल्क में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी हत्या होती है, तो ये उस मुल्क पे सवाल उठेंगे। उस मुल्क पे जो है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि मुश्किलात आ जानी थी। तो ज़ाहिर है फ़िक्र तो उनको भी थी कि मेहमान बुलाए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो अगर किसी को भी कुछ हो गया तो बस फिर उस मुल्क की जो है वो खैर। तो फ़िक्र उनको भी लगी हुई थी। उन्होंने भी जो है अपनी पूरी कोशिश की
तो बचा मतलब वापस आ गए। अब सच्चाई कितनी है उस चीज़ में ये कन्फर्म नहीं है, ये तो आज रौनक भाई ने भी कह दिया कन्फर्म नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि हमें भी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है ये, क्योंकि एजेंसियों की ऊपर लेवल की बात है, आम आवाम को इस चीज़ की खबर जो है वो बहुत मुश्किल से अगर वो एजेंसियाँ खुद देना चाहें तब मिलती है। अब ये शोशा भी हो सकता है किसी ने अफ़वाह जो है वो छोड़ी हो, ये भी हो सकता है भाई। तो हो भी सकता है कि ऐसा होने वाला हो, ये भी नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी है वो आ गए वापस और सारा कुछ ठीक रहा। लेकिन भाई अमेरिका तो चाहता है ना कि इधर से जो है वो, क्योंकि आंखें दिखाते हैं जो मोदी जी हैं अमेरिका को, ट्रंप को। भाई वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मोदी जी रहे, वो तो चाहेगा किसी तरीके से जो है वो इनकी हुकूमत कराई जाए या इनको रास्ते से हटाया जाए। तो हो भी सकता है उस हिसाब से। बाकी जो है वो अभी अपडेट अगर को बाद में आएगी तो फिर वो देखेंगे कि क्या होता है। देखिए जी, सिक्योरिटी के मामलात हैं और दैट्स गुड कि कोई हैपन जो है वो नहीं हुआ और कंसर्निंग था, नो डाउट। मेरे ज़हन में भी यही पॉइंट आ रहा था एट द एंड कि यार अमेरिका जो है पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है हर वे से, स्ट्रेट वे आकर। अब जो है वो कह लें कि बिहाइंड सीन जो है वो कुछ करना चाह रहा है अपनी एजेंसी के थ्रू। मेन मे जो भी मेन रीज़न जो थी ना, वो यही थी कि इंडिया और जो अमेरिका और रशिया जो है आपस में क्लोज़ आ रहे हैं। अगर ये हैपन हो जाती, अगर वो कामयाब हो जाते, अगर मतलब की है उन्होंने तो, रशिया अमेरिका सॉरी चाइना रशिया और जो इंडिया है, लड़ पड़ना था आपस में, और वो यही तो अमेरिका चाहता है। तो वही बात सच हुई ना कि इस सत्य में सुकून नहीं आने देना किसी न किसी तरीके से। और अब जो सर उठा रहा था सबको बताया जाएगा कि वो सर जो है वो कुचल दिया गया। ये रियलिटी है, उन्होंने ऐसे ही शो करना था और हमने उन्होंने कहना था कि हमारी एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है और ये वो। लेकिन कराया किसने? भाई अमेरिका करवा रहा है। क्यों? वो चाहता नहीं है भाई को सर उठाए, कोई ऊपर आए और हमारी पोजीशन के ऊपर खड़ा हो। और अगर कोई है नीचे तो वो भाई आंखें ना दिखाए, हमारी बात माने, ठीक है, और हमारे साथ चले, फिर उन्हें कोई मसला नहीं। फिर ये सारी सिचुएशन नहीं होनी थी। बहरहाल वो एक बांग्लादेश में कह लें कि स्लीपर सेल ही कह लें उसे, और वो बंदा जो है वो मारा गया। आईएसआई का भी ज़िक्र हो रहा है बीच में। लेकिन और आईएसआई का उन्होंने कन्फर्म नहीं बोला। मतलब कंफर्म नहीं बोला लेकिन वो ज़िक्र हो रहा है और वो चीज़ें जो हैं वो भाई कह लें कि इनसाइड स्टोरी जो है, हमने इन रियलिटी मूवीज़ जो देखी हैं, कह लें कि रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड जो हैं, और इंडिया की भी देखी हैं, हॉलीवुड में मतलब अमेरिकन जो है वो भी देखी हैं। उसमें भाई जहाँ तक बताते हैं ऑलमोस्ट ठीक ही होता है कि एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं, इनका लाएअमल क्या होता है, थोड़ा बहुत बताते हैं। और लेकिन अंदर वाली स्टोरी भाई अभी वही जानते होंगे। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनको पता होगा कि असल सिचुएशन क्या थी, खतरा कितना बड़ा था और किस पैमाने पे नुकसान हो सकता था। असल ट्रेजेडी, असल टारगेट जो है वो मोदी सर थे या पीछे कोई और भी था, उनको भी गिराना था या किसी और कंट्री को टारगेट करवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। ये बड़े सवाल हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो मीडिया के ऊपर पूछे जा रहे होंगे। और आई नो दैट कि मोदी सर को पता होगा जिस तरीके से, जिस बिहेवियर के साथ, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने कहा कि अच्छा ताली बजा रहे हो, अच्छा मेरे आने पे ही या मैं सही सलामत आ गया हूँ इसलिए। तो मतलब ये सवाल जो है बहुत बड़ा है और बीच में चाइनीज़ भी वहाँ पे थे और वो जो है अब इस चीज़ को कंसर्न बार-बार मीडिया के ऊपर ये क्लिप चलेगा, इन्होंने भी बीच में ऐड किया, ठीक है। उनको कंसर्न था, उनको पता था खतरा बहुत बड़ा है और पहले भी अटैक हो चुके हैं। पास्ट भाई आपको बताता है ये चीज़ें जो हुई हैं और वो होती रही हैं। और बहरहाल मैं कहूँ कि अगर कोई पीएम जो है वो कंट्री को ऊपर लेके जा रहा है और इतने उसके दोस्त नहीं होते, आप तरक्की कर रहे हो उतने आपके दोस्त नहीं होते जितने दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो अमेरिका तो सबसे बड़ा है भाई और आंखें दिखा के इंडिया ने जो है वो उनको उनकी असलियत जो है वो सामने लेके आ गए हैं कि भाई ये जो है ये अब हठधर्मी पे उतर आए हैं, दो नंबरी पे उतर आए हैं। अब ये दूसरे तरीके जो है आजमाएंगे और मोदी सर को पता है अभी ये सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है इन माय ओपिनियन, क्योंकि भाई ये हमले का करना, 2 बंदे मारे गए वहाँ पे और अननोन प्लेस था और उनके पास चीज़ें मिली होंगी, बहुत इन्फॉर्मेशन होगी जो अभी मीडिया के ऊपर रिलीज़ नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर वो कर रहे होंगे क्योंकि भाई अगर इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे तो दूसरों को पता चल जाएगा, हाँ, ये प्रॉपर पहुँच चुके हैं हमारे तरफ। वो भाई निकल लेंगे और वो सेफ साइड अपनी कर लेंगे। अभी बताना नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मूवी में जो दिखा रहे होते हैं सेम सिचुएशन चल रही होती है अंदर कहीं न कहीं।
आवाम तक जो इन्फॉर्मेशन उन्हें पहुंचानी होती है वो ऊपर से अपना एक बयान देते हैं। तो लेट्स सी ये सिचुएशन जो है किस तरफ झुकती है और क्या होता है। बाकी एक अच्छी न्यूज़ के कुछ हुआ नहीं है, कुछ ऐसा हैपन नहीं हुआ। दैट्स गुड। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।